और योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में थे, कल मैनपुरी में होंगे। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर योगी आदित्यनाथ रैली करेंगे। करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव विधायक हैं। योगी आदित्यनाथ करहल से सीधे अखिलेश को चुनौती देंगे, क्योंकि मैनपुरी जीतने के लिए बीजेपी करहल और जसवंत नगर विधानसभा सीट की घेराबंदी कर रही है। सीएम योगी एक साथ 3 मोर्चे की रणनीति पर काम कर रहे हैं। गुजरात में सीएम योगी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, तो वहीं यूपी में हो रहे 3 उपचुनाव पर भी फोकस है। मैनपुरी से लेकर रामपुर तक डिप्टी सीएम से लेकर कई मंत्री कैंप कर रहे हैं। सीएम योगी नगर निगम के चुनाव पर भी रणनीति बना रहे हैं। मोर्चे 3 हैं। योगी को क्यों यकीन है, रिपोर्ट दिखाते हैं। 40 दिन में 4 बार अयोध्या आ चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अयोध्या योगी आदित्यनाथ के लिए कितनी अहम है। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सीएम योगी जब भी अयोध्या जाते हैं, हनुमानगढ़ी में दर्शन करना, रामलला के दरबार में हाजिरी लगाना नहीं भूलते। अयोध्या में योगी आध्यात्म के साथ साथ विकास की भी बात कर रहे हैं। सीएम योगी जब भी अयोध्या आते हैं, अयोध्या के लिए विकास का खजाना लेकर आते हैं। सीएम योगी ने जीआईसी मैदान में पीएम आवास लाभार्थियों को चाबी सौंपी। पीएम किसान निधि लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिए। योगी ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लाभार्थियों को भी चेक दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1056 करोड़ की 46 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ अयोध्या के विकास पर चर्चा की। इस दौरान अयोध्या के विधायक सांसद लल्लू सिंह भी मौजूद रहे। योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर निर्माण की प्रगति की भी रिपोर्ट ली। अधिकारियों कर्मचारियों से बात की, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मंदिर निर्माण का काम पूरा करने का टारगेट है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है और इसलिए दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरी के रूप में अयोध्या को बनाना, इस उद्देश्य से आज प्रातः काल से मैं, मेरे सहयोगी मंत्री, जनप्रतिनिधि और 12 विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण सुबह से ही इन सब कार्यों को लेकर के अयोध्या में बैठ करके विभिन्न योजनाओं का मौका मुआयना कर रहे हैं। विभिन्न स्थलों पर जाकर के कार्य की प्रोग्रेस को भी देख रहे हैं और उन कार्यों को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा करके कैसे अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित किया जाए, इस पर कार्य कर रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अकेले अयोध्या में 30,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा वर्तमान में स्वीकृत की गई हैं। एक नए अयोध्या के रूप में स्थापित करने, जनता की बुनियादी सुविधाओं को आगे बढ़ाने, और अगर दुनिया आगे बढ़ रही है तो हमारी अयोध्या भी पीछे नहीं रहेगी। हम आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से तो आगे बढ़ेंगे ही, भौतिक विकास के भी नित नए प्रतिमान स्थापित करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या केंद्र में होगा। बीजेपी विपक्षी पार्टियों पर अयोध्या के मुद्दे पर प्रहार करेगी, ठीक उसी तरह से जैसे सीएम योगी ने अखिलेश सरकार पर किया। अयोध्या के लोगों को 2017 की अयोध्या की याद दिलाई और आज की अयोध्या की बात बताई। साथ में ये भी बताया कि आने वाले सालों में अयोध्या कैसी होगी। अयोध्या के विकास के कार्य के लिए अब तक जो सहयोग अयोध्या वासियों ने दिया है वो अभिनंदनीय है। हर मार्ग 2 लेन से 4 लेन, 4 लेन से 6 लेन, 6 लेन से 8 लेन बनाने की कार्रवाई हो रही है। हो सकता है कि मार्ग निर्माण के समय कुछ व्यापारियों को हटना पड़े, लेकिन मैं आपको आश्वासन देने के लिए आया हूं, हर व्यापारी का पुनर्वास भी करेंगे और उसको कंपनसेशन भी दिलाएंगे। कोई उनके साथ शोषण नहीं कर पाएगा, कोई उनका शोषण नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि भाइयों बहनों, जो ये पुनर्वास का कार्य होगा, हो सकता है 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना लगेगा, लेकिन
आप देखना ये 4 महीने का विश्राम आपको जब एक सुरक्षित पुनर्वास की सुविधा से जोड़ेगा, आपका बिजनेस कई गुना बढ़ेगा। क्योंकि आने वाले समय में अयोध्या के अंदर जिस रूप में यात्रियों की संख्या बढ़ने जा रही है, पर्यटकों की संख्या बढ़ने जा रही है, वह एक नए अयोध्या के रूप में लाखों नौजवानों को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ने, व्यापारी और उद्यमियों को अपने व्यापार को आगे बढ़ाने और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। योगी आदित्यनाथ अयोध्या में विकास के साथ लोगों का विश्वास भी जीतना चाहते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की तैयारी और तेवर दोनों से विरोधी परेशान रहते हैं। अयोध्या में योगी आदित्यनाथ भले हैं, लेकिन इसका असर यूपी के मैनपुरी के साथ साथ गुजरात तक भी हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ एक साथ 3 मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहे हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव हो रहा है। योगी आदित्यनाथ अब तक गुजरात में 15 रैलियों को संबोधित कर चुके हैं, तो वहीं यूपी में 3 उपचुनाव हो रहे हैं, उस पर भी योगी आदित्यनाथ का फोकस है। मैनपुरी में दोनों डिप्टी सीएम कैंप कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष मैनपुरी से लेकर रामपुर के लिए रणनीति बना रहे हैं। हर तबके को जोड़ने के लिए बीजेपी रणनीति बना रही है, तो वहीं यूपी में होने वाले नगर निगम की तैयारियों के लिए भी बीजेपी अभी से जुट गई है। यूपी नगर निगम चुनाव की तारीख भले ही अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन सीएम योगी उसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। अयोध्या की धरती से सीएम योगी का यह संदेश अखिलेश यादव के साथ साथ सभी विपक्षी पार्टियों के लिए था। जिस अयोध्या पर 2017 से पहले किसी भी पार्टी की नजर नहीं पड़ी, उस अयोध्या का विकास तो हो ही रहा है। अयोध्या को नगर निगम भी योगी आदित्यनाथ ने बनाया। याद करिए 2017 के पहले अयोध्या में बिजली ही नहीं आती थी, और आज बिजली है कि जाती नहीं है अयोध्या से। यही तो अंतर है। पिछली सरकारें अंधकार में रहने के अभ्यस्त थी, इसलिए बिजली नहीं देती थी, और हमारी सरकार अयोध्या को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवा रही है। 2017 के पहले स्ट्रीट लाइट बेतरतीब थी, कोई पीली लाइट जलती थी, कोई नहीं जलती थी। जब लाइट ही नहीं रहती तो जलेगी कैसे? आज एलईडी स्ट्रीट लाइट से पूरी अयोध्या जगमगा रही है। अयोध्या को नगर निगम बनाने का काम ये डबल इंजन सरकार ने किया है। अयोध्या को एक जैसी फसाड लाइटिंग के साथ जोड़ने की कार्रवाई हुई है, और अयोध्या के राम जी की पेड़ी 2017 के पहले जो पानी एक बार सरयू जी से आ गया वहीं सड़ता रहता था, आज आप देखते होंगे एक तरफ से पानी आता है और दूसरी तरफ से निकल जाता है। कोई भी जाए ऐसे एहसास होता है राम जी की पेड़ी में स्नान करने का, जैसे हरिद्वार के हर जी की पेड़ी में कोई स्नान कर रहा हो, गंगा जी में हर जी की पेड़ी हरिद्वार में स्नान कर रहा हो। ये नई अयोध्या की तस्वीर है। योगी राम की जन्मभूमि अयोध्या से गुजरात तक संदेश दे रहे हैं, तो गुजरात में बीजेपी भगवान कृष्ण की कर्मभूमि द्वारिका से हुंकार भर रही है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में देवभूमि द्वारिका कॉरिडोर निर्माण करने को कहा गया। द्वारिका में दुनिया की सबसे ऊंची श्री कृष्ण प्रतिमा, भगवत गीता क्षेत्र और द्वारिका में खोए हुए शहर के लिए एक दर्शन दीर्घा होगी। योगी आदित्यनाथ जब गुजरात पहुंचे थे तो मथुरा और द्वारिका का संबंध बताया था, क्योंकि सीएम योगी बार बार कह चुके हैं कि काशी की तर्ज पर मथुरा में भी कॉरिडोर बनेगा। गुजरात की धरती बड़ी महान धरती है। उत्तर प्रदेश में जन्मे भगवान कृष्ण कन्हैया इस धरती पर आकर के द्वारिकाधीश हो गए। उत्तर प्रदेश के ही अयोध्या के पास छपिया में जन्मे भगवान स्वामीनारायण गुजरात में आस्था के प्रतीक बनकर के छा गए। गुजरात की धरती ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दिया, जिन्होंने देश की आजादी को नेतृत्व देते हुए ब्रिटिश हुकूमत को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। गुजरात की धरती ने
लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल दिया, जिन्होंने भारत के एकीकरण में अपने लौह हस्त से पूरे भारत के एकीकरण का बीड़ा अपने हाथों में लिया और वर्तमान भारत को बनाने में अपना योगदान दिया। और गुजरात की ही धरती को इस सौभाग्य प्राप्त है कि आज भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र भाई मोदी गुजरात की ही माटी ने भारत को दिया है। गुजरात में जहां विधानसभा जीतने के लिए सभी बड़े नेता कैंप कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, वहीं यूपी में सीएम योगी ने मैनपुरी, खतौली और रामपुर सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए घेराबंदी करनी शुरू कर दी है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस मैनपुरी लोकसभा सीट पर है। यहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लगातार रैली कर रहे हैं। मैनपुरी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रदेश के कई बड़े नेता गली गली घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। मैनपुरी में बीजेपी प्रत्याशी रघुराज शाक्य के लिए कैंपेन करने आए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मैनपुरी में भारी जीत का दावा किया। मुलायम सिंह जी कहते थे कि हम भाजपा को आशीर्वाद देते हैं, मोदी जी को आशीर्वाद देते हैं, कमल के फूल को आशीर्वाद देते हैं, और जो उन्होंने कहा उसके आधार पर हमको सफलता का रास्ता भी मिला। आज आदरणीय मुलायम सिंह जी नहीं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और समाजवादी पार्टी का बोरिया बिस्तर बांध करके मैनपुरी की जनता से मैनपुरी को सपा से मुक्त कराने का अपील। पन्ना समिति फॉर्मूले से बीजेपी लड़ने जा रही है चुनाव, क्या लगता है कितनी सफलता मिलेगी? सफलता ऐतिहासिक मिलेगी। मैनपुरी एक तरह से जेल का ताला जैसे बंद करके सपाइयों ने रखा था, वो जेल का ताला टूटा। अखिलेश यादव भी मैनपुरी के चुनाव को हल्के में नहीं ले रहे हैं। अखिलेश यादव रैलियों के साथ साथ छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं, तो डिंपल यादव घर घर जाकर वोट मांग रही हैं, लोगों से आशीर्वाद मांग रही हैं। अखिलेश यादव ने मैनपुरी में कहा कि बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं, कैंप कर रहे हैं, लेकिन वोट लोगों से नहीं अधिकारियों से मांग रहे हैं। 100 नंबर गाड़ी बनाई थी पुलिस की, जिससे कहीं गरीब परेशानी में, तकलीफ में हो, कहीं हो, खेत में हो, कहीं फोन कर दे तो पुलिस मदद के लिए जान पहुंचती। लेकिन जब से 112 किया है, 100 से 112 नंबर बढ़ा दिया सरकार ने, तब से पुलिस वालों ने भी अपना रेट बढ़ा दिया। ये सब बातें ये जानते हो आप। हमारा आपसे विशेष निवेदन अपील है, ये मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं अभी, ये जो डिप्टी सीएम जाने कितने मंत्री आ रहे हैं, ये सब अधिकारियों से वोट मांगने आ रहे हैं, जनता से नहीं वोट मांगने आ रहे हैं, अधिकारियों से। बताया जा रहा है कि मैनपुरी में योगी आदित्यनाथ 2 रैलियां करेंगे। एक रैली करहल विधानसभा में होगी, दूसरी जसवंत नगर विधानसभा में होगी। दोनों ही सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। मैनपुरी सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ का सामाजिक समीकरण। इस सीट पर सबसे ज्यादा वोट यादव समाज का है, जो करीब 4.5 लाख है। अगर आप बीजेपी का सामुदायिक समीकरण देखें तो बीजेपी ने यादवों और मुसलमानों को छोड़कर हर जाति को जोड़ने का प्लान बनाया है। मैनपुरी का दूसरा सबसे बड़ा वोटर ब्लॉक शाक्य है, तो वो उसका उम्मीदवार है। अब जो 6 मंत्री मैनपुरी के इंचार्ज बनाए गए, उन्हें देखिए, उनकी जाति देखिए, जाति का आंकड़ा देखिए। मैनपुरी से विधायक ठाकुर जयवीर सिंह, जिनके वोट हैं 2.5 लाख। असीम अरुण दलित समुदाय से आते हैं, जिनके 1.5 लाख वोट हैं। प्रतिभा शुक्ला ब्राह्मण वोटों को मैनेज करेंगी, जो करीब 1.25 लाख हैं। कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह 1 लाख लोध वोटों को संभालेंगे। अजीत पाल गड़रिया समुदाय से आते हैं, करीब 1 लाख वोट उनके भी हैं। राकेश सचान कुर्मी समुदाय से आते हैं और उनके जिम्मे भी इतने ही वोट हैं। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में गांव-गांव में जाकर के जनसंपर्क हो रहा है, सम्मानित नागरिकों से बातचीत हो रही है और ऐसा अनुभव हो रहा है कि जिस प्रकार पूर्व के चुनाव में गड़बड़ियां की गई, गरीब लोगों को खासकर वोट नहीं जाने दिया गया और उनके वोट को जाकर के किसी और ने डाल दिया, ऐसी साइलेंट बूथ कैप्चरिंग की व्यवस्था यहाँ पे थी। इसको इस बार पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाएगा और जितने भी सम्मानित नागरिक हैं बहुत ही व्यापक तौर पे सर्व समाज के भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, समर्थन दे रहे हैं। इस चुनाव में खासकर ऐसा अनुभव हो रहा है कि अनुसूचित जाति समाज का एक बहुत बड़ा समूह है और उनका एक निर्णायक रोल इसमें होगा। मीडिया भी ऐसा लिख रहा है, मैं भी इस बात को समझता हूँ। बातचीत करने से
समझ में आता है कि लोगों के मन में बहुत आक्रोश है कि समाजवादी पार्टी ने जब जब सरकार बनी, इनको मौका मिला तो अनुसूचित जाति के सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी और सीएम योगी की मोर्चेबंदी का मुकाबला करना है तो सैफई परिवार का इंटैक्ट रहना मजबूरी है। मुलायम सिंह यादव के स्वर्गवास के बाद शिवपाल की समझ में भी आ गया कि अब सैफई परिवार की सियासी कमान अखिलेश के ही हाथ में है। अखिलेश आगे बढ़े तो शिवपाल ने सारी कटुता भुलाकर गले लगा लिया और बहू डिंपल यादव के लिए मैनपुरी में लोगों से वोट मांग रहे हैं। डिंपल यादव बहुत मतों से जीतेंगे और ये जो समाजवादी पार्टी का रिकॉर्ड था ये कोई नहीं तोड़ सकता है, हैं? ये समाजवादी पार्टी और डिंपल ही इस बात तोड़ेंगे और बड़ी जीत होगी। भाजपा आरोप लगा रही है, जिसमें सांसद ने भी अभी कुछ स्टेटमेंट दिए हैं कि शिवपाल सिंह जी तो प्रचार कर रहे हैं डिंपल के लिए, लेकिन इनकी जो कार्यकारिणी है वो कहीं नहीं दिखाई दे रही, ये भाजपा के लिए। देखिए, हमारे सब लोग एक हैं और हमेशा के लिए एक रहेंगे। कब तक एक रहना है? 2024 का भी चुनाव, आम चुनाव साथ में लड़ने का? हमेशा हमेशा, हाँ, जीवन भर, अंतिम समय तक अब एक रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि अब जो है प्रधानी की तरह से चुनाव लड़ा जा रहा है, गांव-गांव जाकर के प्रचार करना पड़ रहा है डिंपल को भी और शिवपाल सिंह को भी, जो पहले नहीं होता है ऐसा। हर चुनाव में प्रचार करना पड़ता है, कोई ऐसा चुनाव नहीं होता जो प्रचार न हो। हर मंच से, हर रैली से, हर सभा में शिवपाल यादव परिवार की एकता की दुहाई दे रहे हैं। परिवार अब हमेशा एकजुट रहेगा ऐसा दावा कर रहे हैं, लेकिन शिवपाल यादव की जुबान पर रह रहकर 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव की टीस सामने आ जाती है। शिवपाल यादव कह भी देते हैं कि अगर अखिलेश ने 2022 में उनका साथ लिया होता तो आज यूपी के सीएम अखिलेश यादव होते। 22 में भी नहीं ले पाए, 22 में भी बहुत अच्छा समय था, लेकिन हमारा फायदा अगर सहयोग लेते तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार होती, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते तो आज किसानों को, गरीबों को और नौजवानों को और महिलाओं को कोई परेशानी नहीं होती। हमारी अपील है 5 तारीख को जब डिंपल लग रही है, नेताजी की बहू लग रही है, तो नेताजी की बहू हुई तो आप सब लोगों की बहू हो, लड़कों की भाभी हो। सबसे तो प्रतिष्ठा बनी गई हम सब लोगों को, तो इसलिए सब लोग मिल करके जिता देना। बहरहाल मैनपुरी की लड़ाई इतनी आसान नहीं है। सहानुभूति की लहर सियासी समीकरण को कड़ी टक्कर दे रही है। अब देखना है कि इस उपचुनाव में मैनपुरी का वोटर क्या मैजिक करता है। एक लड़ाई रामपुर में भी हो रही है। यहाँ आजम खान का करीब 3 दशक का राजनीतिक प्रभुत्व दांव पर है। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रामपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। यहाँ आजम खान ने अपने करीबी असीम रजा को मैदान में उतारा है। लोकसभा के उपचुनाव में तो अखिलेश यादव यहाँ रैली करने नहीं आए थे और रामपुर सीट को बीजेपी के घनश्याम लोधी ने जीत लिया था, लेकिन विधानसभा के उपचुनाव में अखिलेश और जयंत दोनों यहाँ रैली करने आ रहे हैं। लेकिन आजम खान का सरकार पर गंभीर आरोप है। अखिलेश यादव जी जब तशरीफ लाएंगे तो हम ये आग्रह करेंगे उनसे कि वो इलेक्शन कमीशन से ये निवेदन करें कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जीता हुआ घोषित कर दिया जाए। चुनाव की क्या जरूरत है जब चुनाव हो ही नहीं रहा है और जिस तरह की दहशत है, गलियों में फ्लैग मार्च और खुलेआम ये कहना, हमारे पास इसकी भी रिकॉर्डिंग है कि निकलना मत घरों से बाहर और समाजवादी पार्टी को अगर वोट दिया तो ये घर खाली करा लिए जाएंगे।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।